नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और हाजिर हूं इस हफ्ते का प्रश्नकाल लेकर। दिल्ली में रहकर तो उत्तराखंड की बातें करती ही रहती हूं, लेकिन आज उत्तराखंड में होकर यहां की बात होगी। ये मत सोचिएगा कि अगर महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ तो होम स्टेट मेरे उत्तराखंड की बात हो रही है। लेकिन आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है देश के बाकी पहाड़ी राज्यों और बाकी हिस्सों के लिए भी। उत्तराखंड में इन दिनों सख्त है भू कानून का मुद्दा। प्रश्नकाल में इसके तमाम पहलुओं पर आज एक अच्छी खासी रिसर्च के सामने बिग पिक्चर आपके सामने रखूंगी। और इसीलिए प्रश्नकाल में आज 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आखिर उत्तराखंड में कड़े भूमि कानून की मांग क्यों उठ रही है। सवाल नंबर 2, उत्तराखंड में भूमि कानून कैसे बीजेपी सरकार ने लचर बना दिया। और सवाल नंबर 3, सख्त भूमि कानून ने हिमाचल को जमीन की लूट से कैसे बचाया। अपने वीकली शो में भू कानून के मुद्दे पर जो कवर स्टोरी आज मैं कर रही हूं, सबसे पहले आप उसके बेसिक्स समझिए। दरअसल उत्तराखंड में कई दिनों से सख्त भूमि कानून और 1950 का मूल निवास को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप ये स्टोरी कवर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है, वहां ये कवरेज आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन सख्त भू कानून के लिए लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। अब तो ये विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड के विधायकों की देहरी तक पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पहाड़ के लोगों ने देहरादून में विधायक हॉस्टल के बाहर प्रोटेस्ट किया। सभी के हाथ में भूमि कानून और मूल निवास की तख्तियां, बैनर, पोस्टर थे। और आगे बढ़ने से पहले जरा मैं दर्शकों को समझा दूं कि जब उत्तराखंड में सख्त भू कानून का मुद्दा उठ रहा है, गरमा रहा है, उत्तराखंड के लिए नहीं, देश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, और ये किसी और ने नहीं, खुद भारत सरकार ने दिया है। 11 दिसंबर 2018 को लोकसभा में भारत सरकार ने बताया कि उत्तराखंड देश के उन 11 राज्यों में शामिल है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड को विशेष राज्य मानने के पीछे भारत सरकार ने जो बड़ी वजहें बताई, उनके कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने अब रख रही हूं। पॉइंट नंबर 1, पहाड़ी और कठिन भूगोल। पॉइंट नंबर 2, उत्तराखंड में कम जनसंख्या घनत्व। पॉइंट नंबर 3, बॉर्डर इलाका होने की वजह से सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पिछड़ापन। और 5वां बिंदु, राज्य की वित्तीय दशा ऐसी नहीं है कि वो लाभकारी हो। तो ये है वो बड़ी वजहें जिनकी वजह से भारत सरकार उत्तराखंड को एक सेंसिटिव स्टेट मानती है, एक स्पेशल स्टेट मानती है। तो जरा सोचिए, उस बॉर्डर स्टेट में जिसकी सीमाएं एक नहीं बल्कि दो दो देशों से लगती हैं, वहां जमीनों की खुली लूट की छूट देने के कितने खतरे हैं। उस सीमावर्ती राज्य के अगर गांव के गांव रोजगार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की वजह से खाली होने से नहीं रोके गए तो कितना बड़ा संकट आ सकता है। और इसीलिए ये मत मानिए कि उत्तराखंड में जमीनों को बचाने की मांग सिर्फ पहाड़ियों की ही है, बल्कि इसकी जरूरत देश को भी है। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून समय की जरूरत है, और इसीलिए यह आवाज यूं ही बुलंद नहीं हो रही। इसकी चिंगारी तब से सुलगी हुई है जब 5 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड के भूमि कानून को लचर बना दिया था। यह साल 2018 की बात है, जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत में पहाड़ी हितों वाला चेहरा ढूंढते रह गए, और उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड से बाहर से आए लोगों के लिए पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त की जो रही सही बंदिशें थी वो भी खत्म कर दी। त्रिवेंद्र सरकार ने निवेश के नाम पर उत्तराखंड में जमीन खरीद के सख्त प्रावधानों को कमजोर कर दिया था। अक्टूबर 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिसके तहत किसी भी कंपनी, किसी भी ग्रुप या व्यक्ति को उत्तराखंड में चुनिंदा गैर कृषि क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के मकसद से कृषि भूमि खरीदने की परमिशन दे दी गई। सरकार ने सीलिंग लिमिट से जुड़ी धारा 154 में भी बदलाव किया। धारा 154 के तहत कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में 12.5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उसमें एक धारा 154(2) जोड़ दी जिसके तहत इंडस्ट्री लगाने के नाम पर कोई भी बाहरी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बाहरी लोगों के लिए पहाड़ों में जमीन की खरीद की अधिकतम सीमा खत्म कर दी। इससे हुआ यह कि अब पहाड़ की खेती की जमीनों को कोई बाहरी व्यक्ति उद्योग के नाम पे खरीद कर उसका लैंड यूज आसानी से बदल सकता है। उससे पहले कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि बनाने में काफी कड़े प्रावधान थे। उत्तराखंड में यह आम धारणा है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के उसी फैसले का फायदा बाहर के ताकतवर लोग उठा रहे हैं। बाद में बीजेपी ने कई मुख्यमंत्री बदले, उनकी सरकार भी रिपीट हो गई, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के दौर में भूमि कानून में जो बदलाव किए गए थे उसे वापस उसी शक्ल में लाने की दिलचस्पी किसी ने नहीं दिखाई। धामी तो दिल्ली की पसंद के सीएम हैं, उनसे भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें यहां पर नहीं है।
अब जरा समझिए कैसे बना भूमि कानून और इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, जरूरत क्यों थी और कैसे यह अमल में आया। जो भूमि कानून है उसका पूरा नाम है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। दरअसल 8 और 9 नवंबर सन 2000 की आधी रात को जब यूपी से टूटकर उत्तराखंड अलग राज्य बना, तब यहां कोई सख्त भूमि कानून नहीं था। तो उस दौरान शुरुआत में यहां अंधाधुंध जमीनें खरीदी और बेची गई। इसमें लैंड माफिया तो इन्वॉल्व था ही, लेकिन राजनीति और नौकरशाही से जुड़े लोग भी लिप्त थे और अन्य इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल थे। उस दौरान नए नए लैंड माफिया उग आए, जमीनों के वारे न्यारे होने लगे, ये चलन बढ़ने लगा तो पहाड़ से आवाजें आई कि ऐसे में तो उत्तराखंड की बची खुची जमीनें भी बिक जाएंगी। एक बड़े हिस्से में जंगल, एक बड़े हिस्से में हिमालय, नदी और घाटियां होने की वजह से पहाड़ में खेती की जमीन तो वैसे ही बहुत कम बची है। उत्तराखंड के पास खेती की जमीन कितनी सीमित है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, मेरी रिसर्च टीम ने एक डेटा मुझे उपलब्ध कराया। ये डेटा मिला है उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से। इस डेटा के मुताबिक उत्तराखंड में खेती के लिए केवल 7.41 लाख हेक्टेयर भूमि यानी मात्र 14% जमीन बची है। ये डेटा 2009-10 का है, लेकिन इससे उत्तराखंड में कृषि जमीन की उपलब्धता का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं और अब तो हालात और खराब ही हुए हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर साल 2002 तक ऐसे ही चलता रहा। 2002 में उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार आई, तब जमीनों की लूट का जोर था, तो उत्तराखंड के पहले इलेक्टेड सीएम एनडी तिवारी की सरकार ने 2003 में एक कानून बनाया जिसके तहत कोई भी बाहर का व्यक्ति जो कि खेती नहीं करता, वो उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता था और उत्तराखंड का कोई भी किसान 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता था। 2006 की नोटिफिकेशन 500 मीटर से ज्यादा जमीन लेने के लिए अनुमति की जरूरत होगी। बाद में 2008 में बीजेपी के मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी ने भूमि कानून को और सख्त किया। उस फैसले के बाद उत्तराखंड में खेती की जमीन की खरीद को 500 वर्ग मीटर की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीद सकता है। लेकिन इस कानून में भी एक लूप होल था और वो ये कि जमीन खरीद की ये लिमिट उत्तराखंड के नगरीय इलाकों में लागू नहीं थी। वहां आप जितनी मर्जी जमीन खरीद सकते हैं और इसीलिए सरकारों, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और लैंड माफिया के गठजोड़ से ऐसा होने लगा कि चालाकी से नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हो गया। नगरीय इलाके फैलाए जाते रहे क्योंकि वहां जमीन खरीद का कानून लागू नहीं होता था, तो जमीनें धड़ल्ले से खरीदी गई, बेची गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोग पहाड़ी सीएम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उन्हीं की सरकार ने पहाड़ की जमीनों के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि तब विरोध की आवाजें छिटपुटी सुनाई थी, क्योंकि बहुत लोगों तक सही ढंग से यह बात पहुंची ही नहीं कि दरअसल त्रिवेंद्र सरकार ने तो भू कानून के साथ खेल कर दिया है। लेकिन साल 2021 के जून के महीने में एक अलग तरह का किस्सा हुआ जिसने सख्त भूमि कानून की जरूरत को नए सिरे से हवा दी। तब दरअसल हुआ यह कि मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अल्मोड़ा जिले में जमीन खरीदी। सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। हालांकि उस हल्ले की वजह से मनोज वाजपेयी से ज्यादा सतपाल महाराज को प्रभाव पड़ा, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री कराने आए मनोज वाजपेयी के साथ उन्होंने अपनी मुलाकात की फोटो सार्वजनिक की। उन दिनों सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने की चर्चाएं तेज थीं और सतपाल महाराज को भी सीएम कैंडिडेट माना जा रहा था। लेकिन उन दिनों बीजेपी के भीतर सत्ता संघर्ष इस कदर तेज हो गया कि सतपाल महाराज के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के सपोर्टर्स ने कैंपेन छेड़ दिया। वरना तो मनोज वाजपेयी से पहले और भी बड़े सारे फिल्म स्टार्स थे जो पहाड़ों में जमीन ले चुके थे, लेकिन तब तो कोई शोर नहीं मचा। कुमाऊं के मुक्तेश्वर इलाके में तो बड़े बड़ों की जमीनें हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन मनोज वाजपेयी वाले एपिसोड के बाद से पहाड़ में सख्त भू कानून के लिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चला और उसका टारगेट भले ही कोई और था, लेकिन धीरे धीरे सख्त भू कानून वाला सोशल मीडिया कैंपेन एक पब्लिक डिस्कोर्स में बदल गया और इसी का असर था कि दिल्ली के बीजेपी नेता और बीजेपी युवा मोर्चा के उत्तराखंड प्रभारी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भी हाल में उत्तराखंड के लोगों के निशाने पर आ गए। जब लोगों को यह पता चला कि अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर बग्गा उत्तराखंड में प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं। बग्गा ने बीए प्रॉपर्टी वाले नाम से एक रियल एस्टेट फर्म खोली, जिसके जरिए बग्गा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके समेत उत्तराखंड की प्राइम लोकेशन की जमीनों का धंधा कर रहे हैं। बग्गा ने अपनी ट्विटर बायो में अपनी रियल एस्टेट फर्म को मेंशन किया है। बग्गा के धंधे का खुलासा होते ही खासकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। उत्तराखंड क्रांति दल के युवाओं ने तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लोग सवाल उठाने लगे कि जिस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहाड़ में लैंड जिहाद का जुमला उछाल रहे हैं, उसी पार्टी का उत्तराखंड के बाहर का एक पदाधिकारी पहाड़ की जमीन क्यों और कैसे बेच रहा है।
अब सवाल आता है कितना जरूरी है भू कानून। तो अब बात ये उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य के वजूद के लिए ये कानून कितना जरूरी है। असल में संविधान में पहाड़ी राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि उन राज्यों का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो भूगोल है, जो प्राकृतिक संसाधन है, परंपराएं हैं, वो बची रहें और जो भी विकास के लिए काम हो उनमें इन सब का ध्यान रखा जाए। कड़ा भू कानून न सिर्फ पहाड़ के आर्थिक हितों से जुड़ा है बल्कि पहाड़ के सोशल स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ के कल्चर को और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने से जुड़ा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में तो रोजगार के साधन बहुत सिकड़े हुए हैं। हमारे पहाड़ों को शुरू से ही मनी ऑर्डर इकोनॉमी वाला इलाका कहा जाता रहा है। तब ज्यादातर लोग फौज में थे या महानगरों में छोटे मोटे काम करते थे। हमारे पेरेंट्स उसी जनरेशन से आते हैं जो कमाते थे बाहर और मनी ऑर्डर के जरिए पैसे घर भिजवाते थे। उत्तराखंड में जिस भी पार्टी की सरकार आई उसने कभी भी यहाँ के मूल निवासियों के हितों के संरक्षण के लिए कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं, कोई सख्त फैसला नहीं लिया। सरकारी नौकरियों तक में लोकल लोगों के हितों को संरक्षित नहीं किया गया। और एक बार पहले भी एक वीडियो में आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की शिवराज सरकार ने 3 साल पहले घोषणा की कि एमपी के मूल निवासियों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी बाहरियों को नौकरी नहीं मिलेगी। उनसे पहले 2019 में कांग्रेस के कमलनाथ ने यह दाव चला था कि एमपी में 70% नौकरियां लोकल लोगों को दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में भी लोकल लोगों के लिए न सिर्फ नौकरियां बचाई गई बल्कि सख्त कानून के चलते जमीन भी बचाई गई। झारखंड की सरकार ने वहां के मूल निवासी आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाकायदा कानूनी कवच पहनाया। लेकिन इसके उलट उत्तराखंड की सरकारें ना यहाँ की जमीनें बचा पाई और ना ही लोकल लोगों को रोजगार के लिहाज से प्रोटेक्ट कर पाई। अब आप ये दलील दे सकते हैं कि देश का कोई भी नागरिक है भाई, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रोजगार हासिल कर सकता है, बिल्कुल रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को पूरे देश में कहीं पर भी जाने, रहने, बसने और रोजगार शुरू करने का अधिकार दिया ही गया है। लेकिन उसी संविधान में राज्य को यह विशेष अधिकार भी है कि वो स्थानीय समाजों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बना सकें। हिमाचल से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक की सरकारों ने अपने राज्य के मूल निवासियों के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो इसी अधिकार के तहत की हैं। लेकिन मूल निवासियों का ख्याल रखना तो बहुत दूर, उत्तराखंड के पहाड़ों को तो लूट का एक टापू बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को हम मॉडल स्टेट मानते हैं। उत्तराखंड में भी रीतियों नीतियों की बात होती है तो बात बात पर हिमाचल का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन हिमाचल को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए उन्हें उत्तराखंड ने पड़ोसी राज्य होने के नाते भी कभी फॉलो नहीं किया। 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार ने संविधान में मिले विशेष अधिकार के तहत एक कानून तैयार करवाया और उस कानून का नाम है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। डॉक्टर परमार ने नए नए राज्य में जमीन की लूट का खतरा पहले ही भांप लिया था। उन्हें तभी लग गया था कि हिमाचल प्रदेश की जनता क्योंकि इकोनॉमिकली उतनी साउंड नहीं है, मजबूत नहीं है, लिहाजा ऐसे में हो सकता है कि बाहरी राज्यों के पैसे वाले लोग, ताकतवर लोग यहां पर उनसे जमीनें खरीद लें। और ऐसा हुआ तो जो लोकल लोग हैं वो थोड़े से पैसे के लालच में अपनी जमीनें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे और भूमिहीन हो जाएंगे। और इसीलिए परमार ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 में क्या प्रावधान किए देखिए। गैर कृषक यानी जिनके पास खेती की जमीन नहीं है वो हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकेंगे। ये नियम हिमाचलियों पर भी लागू था, मतलब कि वो लोग भी जमीन नहीं खरीद सकेंगे जो कि हिमाचल के स्थायी निवासी तो हैं लेकिन कृषक नहीं है, मतलब उनके पास खेती की जमीन नहीं है। हालांकि बाद में जरूरत महसूस होने पर इसमें कुछ संशोधन किए गए ताकि प्रदेश में उद्योग या व्यवसाय लगाने वाले या नौकरी करने वाले बाहरी राज्यों के लोगों को सीमित मात्रा में भूमि दी जा सके। संशोधन यह हुआ कि बाहरी राज्यों के लोग सरकार की मंजूरी के बाद नगरीय इलाकों में रहने के लिए मकान खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट तय की गई। यह कानून हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तौर पर जाना जाता है। उसमें हालांकि समय समय पर राज्य सरकारों ने संशोधन भी किए। इसके नियमों में तो बदलाव हुआ लेकिन जो मूल कानून था उसकी धारा 118 को बदला नहीं गया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कमलनाथ, प्रियंका गांधी, चौटाला जैसे कई नामी लोग विशेष अनुमति के बाद ही यहां पर इतनी जमीन खरीद सके कि रहने के लिए घर बना सकें। लेकिन हिमाचल में जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सरकार ने लोगों को बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद की भी जो सरकारें आई उन्होंने भी बागवानी पर विशेष जोर दिया। धीरे धीरे बागवानी का काम हिमाचल की धरती पर सोना उगलने लगा और लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार आता गया।
उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। हिमाचल में लोग आज भी कहते हैं कि इस पहाड़ी राज्य को धारा 118 नहीं बचाया। और दूसरी तरफ हमारा उत्तराखंड, जहां पर दिल्ली के इशारों पर चल रही सरकारों ने अपने ही लोगों की जमीन की लूट का दरवाजा खोल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो ये पूरा खाका मैंने आपके सामने खींचा है, उत्तराखंड में सख्त भूमि कानून की मांग और उसकी जरूरत को विस्तार से मैं आपको समझा पाई होंगी। और जब आप इन नज़ारों को देखते हैं तो कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता होगा कि पहाड़ में एक सुंदर सा छोटा सा घर उस व्यक्ति का भी हो। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि पहाड़ से लगते या पहाड़ में ही बसे हुए मैदानी इलाके और यहाँ की परंपराएं, कल्चर, यहाँ के स्थानीय हित तब बचेंगे जब यहाँ के लोगों को बचाया जाएगा। आज के प्रश्नकाल में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सुपर थैंक्स खरीदकर भी आप इस वीडियो पर हमें अपना सपोर्ट जाहिर कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने कमेंट्स के जरिए हमारा उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।